जय हिंद साथियों, आज हम नितिन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं जोरदार हिंदी के लेक्चर के साथ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रस। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस में क्लास 10th में आपके महत्वपूर्ण दो ही रस हैं, करुण रस और हास्य रस। पहले हम समझते हैं रस क्या होता है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक है, अब आनंद किस प्रकार का आनंद? काव्य में, क्योंकि हम रस पढ़ रहे हैं तो ये काव्य में ही लागू होता है। काव्य यानी कि कविता। ठीक है, कविता से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का अर्थ, हिंदी अर्थ क्या है? आनंद। ठीक है, रस के कितने प्रकार होते हैं? 10। पहला होता है श्रृंगार रस। ठीक है, पहला होता है श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। दूसरा है आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है आपका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। पांचवा है आपका वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। छठवां है आपका भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। सातवां होता है इसका विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और आठवां है इसका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। और नौवां है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और 10वां आपका होता है वात्सल रस। वात्सल रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रस। लेकिन आपके क्लास 10th में आपसे दो ही पूछे जाएंगे, करुण रस और हास्य रस। करुण रस और हास्य रस। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, हास्य रस और करुण रस। आपको समझ में आ गया कि रस क्या होता है, रस के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आगे ये बढ़ते रहते हैं, कोई इनका वो नहीं। रस का आपको बता ही दिया, अर्थ है आनंद। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। रस का अर्थ है आनंद। रस किस पर लागू होता है? काव्य पर। जैसे कि कविता, कोई कविता हो गई, उस पर लागू करेगा। ठीक है, और इसका आपको रस की मैंने परिभाषा भी आपको बता दी। काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो रस के अवयव होते हैं, यानी कि रस के अंग। अंग, रस को 4 अंगों में बांटा गया है। कौन से इसके अंग हैं आपके 4 महत्वपूर्ण? पहला है आपका स्थायी भाव। सेकंड है आपका विभाव। थर्ड है आपका अनुभाव। और फोर्थ है आपका संचारी भाव। अंग अलग होता है, प्रकार अलग होते हैं। पहले मैंने आपको प्रकार बताए थे, ये अंग है। ये 4 चीजें आपको हर एक प्रकार में मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको हास्य रस बताया था, उसका स्थायी भाव क्या बताया था आपको? हास। ठीक है, ऐसे ही आगे आपको बताऊंगा कि किससे क्या, इसका सब अर्थ भी बताऊंगा जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। क्लास 10th में एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपसे कि हास्य रस में काव्य दे देगा, ठीक है, कविता, तो उसमें आपसे पूछ लेगा कि यानी इसमें आलम्बन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है, और अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव इसमें क्या है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है, बताना है। एमसीक्यू टाइप में पूछेगा। ठीक है, इससे आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा बता के जाऊंगा जिससे आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं आगे समझाऊं, कोई दिक्कत? यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ये 4 अंग होते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? 4। मैंने आपको लिखाई दिए। पहला रंग कौन सा होता है बताइए, कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, पहला होता है आपका स्थायी भाव।
अब मैंने ये लिख तो दिया, अब आपको ये समझ में भी तो आना चाहिए स्थायी भाव होता क्या है, ये भी तो होना चाहिए ना। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि अब उसने एक काव्य दे दिया, उसने कहा इसमें आपको स्थायी भाव बताइए कि क्या स्थायी भाव है, मतलब क्या रस है और उसका स्थायी भाव क्या है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पता तो होना चाहिए कि स्थायी भाव होता क्या है आखिर में। आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए। तो हम वही बताएंगे कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है, जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए और आप अच्छे से नंबर अपने पक्के करके आ सकें, ठीक है। समझ में आ गया। मनुष्य के हृदय में, मतलब हमारे मन में ही स्थायी भाव जागृत होगा। हृदय में विद्यमान, विद्यमान का मतलब होता है किसी जगह रहना, मतलब उस जगह रहता ही रहता हो, ठीक है। तो विद्यमान रहने वाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव कहलाता है। कहलाता है। समझ में आ गया। अब इसको कैसे याद रखें, आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। स्थायी भाव हमारे मन में, हमने कोई कविता पढ़ी, कविता नहीं, हमने कोई नाटक देखा, ठीक है। अब हमें जिस उस चीज को देखकर हमारे मन में सुख हुआ, मतलब खुशी आई, दुख आया, कुछ भी आया हो, तो उसको ही हम स्थायी भाव में कह देंगे, ठीक है। उसको स्थायी भाव कह देंगे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। समझ में आ गया। स्थायी भाव को जागृत, अब स्थायी भाव हमें किस कारण से जागृत हो रहा है तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो वही, उसको ही हम विभाव नाम दे देते हैं। विभाव अब दो भागों में टूटता है, मतलब दो भाग में बट जाता है। उस विभाव के दो प्रकार होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। उसको हम पढ़ते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। नंबर एक, आलंबन। आलंबन विभाव, ठीक है। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। समझ में आ गया। विभाव, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब मैं आलंबन विभाव भी बताऊंगा, उद्दीपन विभाव भी बताऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है एक काव्य देकर। यानी आलंबन विभाव इसमें बताइए, उद्दीपन विभाव बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, तभी तो आप बता पाओगे कि एमसीक्यू में ये टिक मार दिया, तभी आपका एक नंबर पक्का होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर आगे कराता हूँ, ठीक है। विभाव के प्रकार, तो सबसे फर्स्ट है आपका आलंबन विभाव। आलंबन विभाव होता क्या है, ठीक है। आलंबन विभाव, आलंबन विभाव का अर्थ क्या है, उसका आपकी परिभाषा क्या बनेगी, तो आपको समझाता हूं मैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण, किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण जो मन में जो भाव हमारे उत्पन्न होता है, जैसे कि उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं आलंबन
विभाव। समझ में आ गया? जैसे कि हमने किसी चीज को देखा और उस चीज को देखकर हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, तो उसको ही जिस चीज के कारण हमने देखा है, मतलब जिसको हमने देखा है, जिस कारण से हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ है, उसको बोलते हैं हम आलम्बन विभाव। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? एक फॉर्मूला होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उद्दीपन विभाव को भी समझा देता हूँ उसके बाद, ठीक है? उद्दीपन विभाव होता है, उद्दीपन का अर्थ होता है बढ़ाना और तेज करना। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अब इसका अर्थ तो देख लिया, तो इसी अर्थ के अनुसार ही इसकी परिभाषा है, समझिए। जैसे कि उद्दीपन का अर्थ क्या है? बढ़ाना और तेज करना, तो इसकी परिभाषा इसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसका परिभाषा बनाते हैं, ठीक है? आश्चर्य के आश्चर्य के मन में भाव को उग्र या मतलब तेज करना, यानी उद्दीपन करना, भाव को उग्र या उद्दीपन उद्दीपन करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव। विभाव कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब मैं समझाता हूं। तो आलंबन क्या होता है? जिस कारण से हमारे मन में भाव उत्पन्न हो। जैसे कि अगर हम किसी जोकर को देख लेते, तो किसके कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ? जोकर के कारण, तो वो हो गया आलंबन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या हो गया? हमने उसको देखा, ठीक है? अब उसकी क्या वेशभूषा है? अब ये तो नहीं है कोई सामान्य आदमी खड़ा हो तो हम उसके ऊपर हंस लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, जो भी भाव उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो उसने विचित्र वेशभूषा धारण की है, तो उसको हम बोलेंगे उद्दीपन विभाव। उसकी विचित्र वेशभूषा हमारे भाव को और उग्र कर रही है, यानी कि तेज कर रही है। समझ में आ गई? तभी मैंने आपको लिखवाया उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना और तेज करना। समझ में आ गया? अनुभाव हम समझते हैं, ठीक है? मनुष्य की शारीरिक चेष्टाओं को देखकर जो भाव उत्पन्न होता है, अनुभाव कहते हैं। ठीक है? अब मनुष्य यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसकी शारीरिक चेष्टाएं हमने देखी, और उसके कारण हमारे जो मन में भाव था, जो जागृत हुआ, ठीक है? जागृत यानी कि जाग उठा, यानी अब मुझे हंसना है उसको देखकर, या रोना है, जो भी है, तो उसको हम बोलते हैं अनुभाव। ठीक है? समझ में आ गया? किसको बोलते हैं? मनुष्य की शारीरिक चेष्टा, जिस चीज को हम देख रहे हैं। अब इसमें मनुष्य, अब आप बोलोगे काव्य में कहां से आ जाएगा? काव्य जब किसी व्यक्ति के ऊपर ही बनाया गया होगा, कविता लिखी जाएगी। अब आगे आपको उदाहरण में सब समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? अनुभाव। फोर्थ था आपका संचारी भाव। संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होता है, ठीक है? इसको समझ लेते हैं। स्थायी भाव से जुड़े
हुए कारक को संचारी भाव, स्थायी भाव से जुड़े हुए कारक को संचारी भाव कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, अब मैं बताता हूँ। स्थायी भाव, अब ये मान लो हास है, हास्य रस का हास है, ठीक है। अब उसके जुड़े हुए कारक, अब हास हमारे किस कारक से उत्पन्न होगा, हम हंसेंगे, चपलता होगी, उसमें प्रसन्नता होगी, तभी तो हमारे अंदर हास्य रस जागृत होगा। तो उसी को जुड़े हुए कारक, अब उससे तो जुड़ा हुआ है, हास्य से तो जुड़ा हुआ है, हंसना, प्रसन्नता, ये जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे संचारी भाव। समझ में आ गया ये सब? आपको रस के अंग सब समझ में आ गया? मैंने आपको पहले पढ़ाया स्थायी भाव, फिर आपको विभाव, विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है। फिर आपको तीसरा पढ़ाया आपको अनुभाव, फिर आपको चौथा पढ़ाया संचारी भाव। अब मैं आगे बताता हूं हास्यरस और करुण रस, ठीक है। हास्य रस, तो हास्य रस क्या होता है समझाता हूं। किसी की आकृति या वेशभूषा को देखकर किसी की आकृति या वेशभूषा को देखकर हमारे मन हमारे मन में हास नामक एक भाव जागृत होता है। हमारे मन में हास नामक एक भाव जागृत होता है, ठीक है। जब यह भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, मैंने लिख तो दिया, अब आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि इतना इन्होंने लिख दिया तो क्या है। किसी की आकृति, हमने किसी की आकृति देखी, वेशभूषा देखी, तो उसको देखकर हमारे मन में एक हास नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, ठीक है। हास्य नामक एक स्थायी भाव जागृत हुआ। जब यह भाव विभाव, मैंने आपको पहले बता दिया रस के अंग, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, तो वो ही मैंने आप यहाँ पर लिखा है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, उसे हास्यरस कहते हैं, ठीक है। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण समझते हैं आप इसका। शीश पर गंगा हंसे, बुझनी भुजंगा
हसे, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास गंगा भय, मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है, शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। अब ये काव्य लिया कहाँ से गया है? शंकर जी जब अपनी शादी में जाते हैं तो बिल्कुल उनकी विचित्र वेशभूषा होती है, मतलब नंगे रूप में होते हैं, नंगे वैसे रूप में नहीं, मतलब उनका कपड़ों पे धूल मिट्टी, क्योंकि वो योगी थे अघोरी, तो उनके सांप लटके हुए थे, सिर पर गंगा जी थी, तो उनके बारे में बताया है। ये पूरा शिव जी के ऊपर है। तो हम इसमें से ही अब हम आपको निकालना सिखाएंगे कि कैसे स्थायी भाव निकालेंगे, आलम्बन विभाव निकालेंगे, और आलम्बन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव सब बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम समझें। अब इसका हम स्थायी भाव तो हास्य रस का मैंने आपको बता दिया, हास होता है। तो इसका अगर ऐसे पूछ लिया गया, ये आपको एक तरह से काव्य दे दिया, इसने पूछा आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया कि इसका स्थायी भाव बताओ, तो आप स्थायी भाव क्या लिखोगे? इसमें हंसना ही आ रहा है, शीश पर गंगा हंसे, देखो पहले ही वर्ड आ गया हंसना, तो हास्यरस का तो अर्थ ही होता है हंसना, ठीक है। हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, तो इसका स्थायी भाव क्या हो गया? हास। हास्यरस का क्या होता है? हास। तो स्थायी भाव हम लिखते हैं हास, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव को निकालने की, तो हम समझते हैं पहले आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव, अब आलम्बन विभाव क्या हो सकता है? किसके कारण से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आलम्बन विभाव कैसे देखेंगे, किसके कारण से। अब किसके कारण से इसमें हंसी आ रही है, क्योंकि ये पूरा शिव जी के ऊपर दिया गया है, तो ये, और आपको पता ही होगा शिव जी के ऊपर दिया गया, तो आलम्बन विभाव क्या हो जाएगा? शिव जी, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे शिव जी, शिव जी, ठीक है, समझ में आ गया। अब उद्दीपन विभाव, तो उद्दीपन विभाव कैसे, मैंने आपको बताया था कैसे आपको सर्च करना है, मतलब खोजना है। तो मैं आलम्बन विभाव किसके कारण से आया और उद्दीपन क्यों आया, तो उनके, इसमें शीश पर गंगा से, भुजनी भुजंगा से, हासी को दंगा भयो, नंगा के विभाव में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? शिव जी के किसके का, किससे आया? नंगे रूप से, शिव जी का नंगा रूप, ठीक है, समझ में आ गया। उद्दीपन विभाव, अब हम समझेंगे इसका अनुभाव। अनुभाव मैंने आपको बताया था शारीरिक, मतलब शारीरिक चेष्टाएं, उनके शारीरिक द्वारा कुछ हुआ हो, मतलब शारीरिक, अब जोकर है तो जोकर अपने कर्तव्य दिखाता है शरीर द्वारा, तभी तो हमें हंसना आता है, हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी हिसाब से अनुभाव मैंने आपको बताया था। अब इसमें कौन हंस रहा है? शीश पर गंगा से, गंगा जी हंस रही हैं। भुजनी भुजंगा से, भुजनी भुजंगा माने होता है सांप, तो यानी उनके भुजा पर सांप हंस रहा है और गंगा जी हंस रही हैं, तो इनकी जो शारीरिक चेष्टा हो रही है इन दोनों की, तो यही हमें लिखना पड़ेगा अनुभाव में। क्या लिखना पड़ेगा? गंगा जी का हंसना, गंगा जी का हंसना, और सांपों का हंसना,
समझ में आ गया? गंगा जी हंस रही थी और सांप हंस रहे थे। तो अब हम समझते हैं करुण रस। ठीक है, हास्य रस तो आपको समझ में आ गया, हास्य रस मैंने समझा दिया है। अब हम करुण रस समझते हैं। करुण रस होता है किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि की अनिष्ट की आशंका, इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख को करुण रस कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। करुण रस होता है हम किसी भी चीज का अनिष्ट, यानी कि बाद में मिलना ही असंभव हो। अगर कोई चीज खत्म हो जाए जड़ से तो वो मिलेगी यानी, तो उसी को ही हम कहते हैं करुण रस। देखो आप कहोगे वियोग श्रृंगार भी हो सकता है। वियोग श्रृंगार उस जगह आता है जहां पर मिलने की आशंका हो, और करुण रस होता है उस चीज को बिल्कुल नष्ट हो जाना, वापस आना ही नहीं। ठीक है, तो उसमें आएगा आपका करुण रस। समझ में आ गया? जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो कि वियोग श्रृंगार करुण रस क्या अंतर है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। करुण रस में मिलने की आशंका नहीं होती है और वियोग श्रृंगार में मिलने की आशंका होती है। उदाहरण इसका मैंने लिया है, जो भूरी भाग्य भरी विदित श्री निरुपय सुहागनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं महा हतभाग्नि। अब इसका करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक, अब आपको पता ही है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम शोक में कहते हैं, शोक में जा रहे हैं, तो उसी का इसका एक करुण रस का स्थायी भाव हो जाता है शोक, क्योंकि करुण रस में मिलने की आशंका नहीं हो सकती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है वस्तु या व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? आलम्बन विवाह क्या है? मृत अभिमन्यु, ये पूरी कहानी है, महाभारत से ली गई है ये काव्य, और इसमें बताया जाता है मृत अभिमन्यु जब मतलब कृदंत हो जाता है उनके पेट में। ठीक है, तो समझ में आ गया? आलम्बन विवाह मृत अभिमन्यु और उद्दीपन विवाह पति के विविध गुणों की स्मृति। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, उसमें दो चीजें रह गई थी, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव है उत्तरा का कृदन होना करना, ठीक है, और संचारी भाव है स्मृति और दीनता। अब हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, जय हिंद। सही।